हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारा जो चैप्टर चल रहा था आपके 11th क्लास का पाचन एवं अवशोषण डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, आपका जो 16 नंबर चैप्टर है। तो इसके अंदर हमने पाचन तंत्र में पिछली क्लास में क्या देखा था कि जो हमारा मुख गुहा वाला पार्ट था, माउथ वाला, उसमें हमने देखा था कि दांत पाई जाती है, जीभ पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है, उन सब की हमने स्टडी कर ली थी। उसके बाद आहार नाल का आपको याद होगा अगला भाग होता है ग्रास नली, यानी वह नली जो भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है, उसको क्या बोलेंगे? ग्रास नली। देखिए आहार नाल के हमने भाग कौन कौन से लिखे थे? मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। उसमें से हमने मुख गुहा को विस्तार से पढ़ लिया था, दांतों की संरचना देख ली थी, दांतों के बारे में पढ़ लिया था, जीभ और स्वाद कलिकाओं को पढ़ लिया था, पाचक ग्रंथियां पढ़ ली थी, जो पाचक ग्रंथियों के बारे में हमने देख लिया था। अब हम जो लार ग्रंथि है वो देखी थी हमने। अब हम पढ़ेंगे आहार नाल का दूसरा भाग, वो है ग्रास नली। तो देखिए ग्रास नली क्या होती है? मुंह के बाद एक नली जैसी संरचना, ये आपके मुंह वाला पार्ट, और उसके बाद आ जाएगा आपके आमाशय। तो ये जो नली नुमा भाग है इसको बोला जाता है ग्रसिका या ग्रास नली। ये आहार नाल का वह भाग है जहां पर भोजन का ना तो पाचन होता है ना अवशोषण होता है। बाकी सब भागों के अंदर कुछ ना कुछ अवशोषण या पाचन जरूर होगा। मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, स्टार्च का किया था किसने? टाइलिन नाम के एंजाइम ने। और आमाशय में भी आपके पाचन होगा। छोटी आंत तो है ही मुख्य पाचन केंद्र, और आपका जो बड़ी आंत है उसमें भी कुछ अवशोषण होता है। लेकिन यह ग्रास नली वाला आहार नाल का ऐसा भाग है जिसमें ना तो कोई पाचन होगा ना कोई अवशोषण होगा। तो फिर ये भाग क्या काम करेगा? ये भाग है जो भोजन मुंह में था उसको ले जाकर किस में डाल देगा? आमाशय में। यानी ग्रास नली का काम होता है भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाना। अब भोजन यहाँ से यहाँ तक आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए ग्रास नली क्या करती है? ग्रास नली एक तो अपनी आंतरिक परत होती है, उससे एक चिकने पदार्थ का स्राव करती है, उसको बोलेंगे श्लेष्मा। इस चिकने पदार्थ का जब स्राव होगा आंतरिक परत में ग्रास नली के, तो जो आंतरिक सतह है वो बिल्कुल चिकनी हो जाएगी, और चिकनी होने से भोजन है वो फंसेगा नहीं, आसानी से आगे चला जाएगा। उसके अलावा ये जो ग्रास नली होती है वो इस प्रकार की गति करती है जिसको बोलेंगे क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति। तो जो ग्रास नली है वो क्रमाकुंचन गति करेगी, जिससे भोजन क्या है आसानी से आगे पास हो जाएगा। एक तो रास्ता चिकना है और दूसरा ये इस प्रकार गति करेगी जिससे भोजन आसानी से मुंह से किस में चला जाएगा? आमाशय के अंदर चला जाएगा। तो ग्रास नली के ये दो काम है, भोजन को फंसने से रोकने के लिए चिकने पदार्थ का स्राव करना जिसको श्लेष्मा बोला जाता है, और दूसरा ग्रास नली का काम है क्रमाकुंचन गतियां करना जिसके द्वारा भोजन है वो आसानी से मुख गुहा से आमाशय में चला जाता है। ये आपको किस प्रकार की दिखाई देती है मैं डायग्राम में बता रही हूं। तो देखिए ये जो नली जैसी संरचना दिखाई दे रही है यही क्या है? ग्रास नली। या इसको हम ग्रसिका भी कह सकते हैं। तो जो नली नुमा संरचना भोजन मुख गुहा से बाद में किस में आएगा? ग्रास नली में आएगा। और ये नली है वो इसको ले जाकर ये जो आपके थैले जैसी संरचना थी ना आमाशय, इसके अंदर ले जाकर भोजन को डाल देगी। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना। ग्रास नली कहाँ पर पाई जाती है? एक नली जैसी संरचना होती है, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ये श्लेष्मा नामक पदार्थ का स्राव करती है जो भोजन को चिकना बनाता है। उसके अलावा ये क्रमाकुंचन गति करती है जिससे भोजन है वो आसानी से मुख गुहा से आमाशय में चला जाता है। देखिए जो ये आपके ग्रास नली होती है इसकी जो आंतरिक दीवार है ना वो 4 परतों से बनी होती है। पहले मैं बता रही हूं आपको, सबसे आंतरिक परत, उसके बाहरी परत, फिर और बाहरी परत,
और इस प्रकार सबसे बाहरी परत। तो ये जो आंतरिक दीवार है वो 4 परतों से बनी होती है। सबसे आंतरिक जो परत होती है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। उसके बाहर वाली कहलाती है सब म्यूकोसा। उसके बाद आता है पेशी स्तर और सबसे बाहर आती है सीरोसा। तो ये जो 4 परतें हैं ना, ये पूरी आहार नाल के अंदर पाई जाती है। हमारी ग्रास नली से लेकर बड़ी आंत तक पूरी आहार नाल के अंदर जो आंतरिक दीवार है वो 4 परतों से बनी होती है। तो ये आप क्रम ध्यान रखना। सबसे अंदर वाली जो परत होगी उसको बोला जाएगा म्यूकोसा, उसके बाहर वाली सब म्यूकोसा, उसके बाहर पेशी स्तर और सबसे बाहर वाली क्या कहलाती है, सीरोसा। जो ग्रास नली की आंतरिक परत में मैंने आपको बताया था चिकना पदार्थ स्रावित होता है, श्लेष्मा। तो उस श्लेष्मा का स्राव कौन सी परत करती है, ये म्यूकोसा वाली। इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, उनको बोलते हैं कलश कोशिका या गोबलेट सेल। कलश कोशिका या गोबलेट सेल। और इन कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है, आंतरिक परत में म्यूकोसा का स्राव किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखवा रही हूं मैं आपको, ग्रास नली का। तो देखिए ये जो आंतरिक दीवार होती है वो 4 परतों से बनी होती है। ये इधर वाली होती है सबसे आंतरिक परत, इसको बोला जाता है म्यूकोसा। सबसे आंतरिक परत। ठीक है, उसके बाद पाई जाती है सब म्यूकोसा। उसके बाद देखिए आपको बाहर ये जो येलो कलर वाली जो परत दिखाई दे रही है वो है पेशी स्तर, जिसमें आंतरिक तो पाई जाती है गोल पेशियां और बाहर पाई जाती है अनुदैर्ध्य पेशियां। तो ये इतना पूरा भाग कौन सा कहलाता है, पेशी स्तर। जो अंदर की पेशियां होगी वो आपको गोल दिखाई दे रही है रिंग शेप में, और बाहर की जो पेशियां होती है वो लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती है। तो 2 स्तर है, आंतरिक वर्तुल और बाहरी कैसी होती है, अनुदैर्ध्य। और सबसे जो बाहर वाली परत होती है वो कहलाती है सीरोसा। सीरोसा होती है सबसे बाहरी परत। और म्यूकोसा होती है सबसे आंतरिक परत। तो इसको नोट कीजिए, ग्रास नली की 4 परतों को।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो ग्रास नली के कार्य थे, बताए थे मैंने आपको। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि ग्रास नली का काम क्या होता है, भोजन को मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाना। और भोजन मुख गुहा से आमाशय में आसानी से पहुंच जाए इसके लिए ग्रास नली क्या करती है, एक तो चिकने पदार्थ श्लेष्मा का स्राव करती है और दूसरी वो क्रमाकुंचन गति करती है, जिससे भोजन है वो आसानी से मुख गुहा से आमाशय में पहुंच जाता है। तो इसको नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आहार नाल का अगला भाग, आमाशय। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं अगला भाग हम, आमाशय। तो देखिए आमाशय क्या होता है, एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसमें भोजन है वो 3 से 4 घंटे तक रहता है। तो देखिए आमाशय की संरचना, ये आपके जो थैले जैसी संरचना दिखाई दे रही है इसको क्या बोलेंगे, आमाशय। आमाशय के मुख्य रूप से 3 भाग है। एक तो ये होता है जो प्रारंभिक भाग है जहां से आमाशय शुरू होता है, एक बीच वाला भाग, और एक जो यहाँ पर आमाशय है वो कंप्लीट होता है। यहाँ वाले भाग से मुख गुहा समाप्त होगी और आमाशय शुरू होगा, और इस वाले भाग से आमाशय शुरू होगा और आमाशय समाप्त होगा और छोटी आंत है वो शुरू रहेगी। जहाँ से आमाशय स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं जठरागम भाग, जठर बोलते हैं आमाशय को। तो वो स्थान जहाँ से जठर आमाशय के अंदर आ सकते हो उसको बोलेंगे जठरागम भाग, और जहाँ से आमाशय कंप्लीट होता है उसको बोलेंगे जठर निर्गमी भाग। और बीच वाला भाग है वो क्या कहलाता है, फंडस क्षेत्र। आमाशय का लगभग कौन सा भाग है वो ज्यादा एरिया कवर करता है, बीच वाला फंडस, यानी 80% होता है वो फंडस होता है। तो इसको बोलेंगे जठरागम भाग। तो देखिए आमाशय के 3 भाग है, प्रारंभिक भाग जठरागम भाग, बीच वाला फंडस, और अंतिम है जठर निर्गमी भाग। ये कुल 80% भाग बनाता है कुल आमाशय का। तो संरचना को नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं आमाशय में क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है और किस प्रकार भोजन का पाचन होता है।
तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं आमाशय के अंदर पाए जाने वाले भोजन का वो किस प्रकार नाम होता है, क्या उसकी क्रिया होती है। आपको पहले मैं डायग्राम में बता रही हूँ कि किस प्रकार आमाशय वो हमारे शरीर में दिखाई देता है। तो देखिए ये जो मैंने आपको बताई थी थैले जैसी संरचना, ये क्या है आपका स्टोमक या आमाशय। ये है आपका आमाशय, इस प्रकार शरीर में दिखाई देता है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है। देखिए आमाशय के अंदर भोजन है वो 3 से 4 घंटे तक रहता है। अब आमाशय के अंदर जब तक भोजन रहेगा तब तक हमें हमारा पेट है वो भरा भरा महसूस रहता है, हमें वापस भूख नहीं लगती है, खाने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, अब जब जैसे ही आमाशय से भोजन निकल कर छोटी आंत में जाएगा तो हमारा पेट खाली हो जाएगा, हमें वापस भूख लगेगी। तो ध्यान रखना आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है, 3 से 4 घंटे तक। आमाशय की दीवार में एक ग्रंथि पाई जाती है, उसको बोलेंगे जठर ग्रंथि। इस ग्रंथि के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, मुख्य कोशिका या उसे बोलेंगे पेप्टिक कोशिका, और दूसरे प्रकार की होती है भित्तीय कोशिका या परिधीय कोशिका। तो ध्यान रखना आमाशय की दीवार में पाई जाती है ग्रंथि जिसको बोलेंगे जठर ग्रंथि। इस ग्रंथि के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होती है मुख्य कोशिका या पेप्टिक कोशिका। इन कोशिकाओं के द्वारा 2 एंजाइमों का निर्माण किया जाता है, पेप्सिनोजन तथा प्रोरेनिन का निर्माण, प्रोरेनिन एंजाइम का निर्माण। जबकि जो भित्तीय कोशिका होगी इसके द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होगा। तो ध्यान रखना जो आमाशय होता है इसकी दीवार में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। और इस ग्रंथि के अंदर 2 प्रकार की कोशिका होती है। सबसे पहली कोशिका होती है उसको बोलेंगे मुख्य कोशिका या इसे बोला जाता है पेप्टिक कोशिका, और दूसरी प्रकार की जो कोशिका होती है उनको बोलेंगे भित्तीय कोशिका या परिधीय कोशिका। ये जो भित्तीय कोशिका होती है ये आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है, उसको रिलीज करती है। जबकि ये जो परिधीय कोशिका है ये 2 एंजाइम बनाती है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। अगर छोटा शिशु है तो उसके आमाशय में इस कोशिकाओं के द्वारा प्रोरेनिन एंजाइम निकलेगा, और यदि वयस्क व्यक्ति है तो उनके शरीर में आमाशय में कौन सा एंजाइम निकलेगा, पेप्सिनोजन। दोनों साथ में नहीं निकलते हैं, शिशु के आमाशय में होता है प्रोरेनिन और वयस्क के अंदर होता है पेप्सिनोजन। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्यों निकला, क्योंकि ये जो दोनों एंजाइम है ना ये निष्क्रिय अवस्था में अभी काम नहीं कर सकते। तो ये काम करने लायक हो जाए इनको सक्रिय करने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसलिए साथ में ये क्या निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर ग्रंथि के द्वारा ये दोनों एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, उसके साथ में थोड़ा सा श्लेष्मा भी निकलता है, एक पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं नेज कारक। वो एक ऐसा पदार्थ है जो अगर हम विटामिन B12 खाते हैं तो उसका पाचन करने में सहायता करता है। ठीक है, तो इन जठर ग्रंथि से इन पदार्थों युक्त जो रस निकलता है उसको क्या बोलेंगे, जठर रस, जो भोजन को पाचन के लिए तैयार करेगा। यानी जैसे ही भोजन के साथ जठर रस मिलेगा तो भोजन है वो आमाशय से निकल कर किस में चला जाएगा, छोटी आंत में। जब तक इन पदार्थों से युक्त जठर रस निकल कर भोजन के साथ नहीं मिलेगा, भोजन है वो किसके अंदर पड़ा रहेगा, आमाशय के अंदर ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों एंजाइम है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा किस प्रकार सक्रिय होंगे।
तो देखिए जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन थे वो किस अवस्था में थे, निष्क्रिय रूप में थे, और इनको सक्रिय करने का काम किसने किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने। ये दोनों अब क्या हो गए, सक्रिय हो गए, ठीक है। अब ये दोनों एंजाइम आगे क्या काम करेंगे, जो रेनिन एंजाइम होता है वो स्तनधारी शिशुओं के आमाशय में पाया जाता है, यानी छोटा बच्चा जो माँ के दूध का सेवन करता है उसके अंदर उस दूध का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होगा, रेनिन। लेकिन हमारे आमाशय में ये एंजाइम नहीं होता है, हमारे आमाशय में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन। जो भी हम प्रोटीन लेते हैं, दूध पीते हैं, उसका पाचन हमारे आमाशय में कौन करता है, पेप्सिन करता है। लेकिन छोटा बच्चा जो माँ का दूध पीता है उसके आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन। तो दोनों के पॉइंट ध्यान रखना, पेप्सिन तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना, जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि जो रेनिन एंजाइम होता है वो स्तनधारी शिशुओं के आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है। उसके बाद ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना कि इन दोनों एंजाइमों और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त जो भाग होता है जो जठर ग्रंथि से निकलता है उसको क्या बोला जाता है, जठर रस। तो यहाँ पे आप देख लेना जठर रस किसको बोला जाएगा, इन पदार्थों युक्त जो जठर ग्रंथि से भाग निकलता है उसको क्या बोला जाता है, जठर रस। और जठर रस है वो जितना ज्यादा रिलीज होगा व्यक्ति का भोजन का पाचन भी उतना ही ज्यादा होगा और उसको भूख भी ज्यादा लगेगी। आप देखते हो कि जो व्यक्ति भूखी टेबलेट लेते हैं वो भूखी टेबलेट होती है वो किस ग्रंथि पर काम करती है, इस जठर ग्रंथि पर ही काम करती है। वो टेबलेट क्या करेगी, इस ग्रंथि को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देगी और एक्टिव करने से ये जठर ग्रंथि जल्दी जल्दी क्या निकालेगी, जठर रस निकालेगी। जैसे ही जठर रस आया भोजन के साथ मिला, भोजन आगे पास हो गया, इसका पाचन हो गया और जल्दी है वो आपका पेट खाली हो गया, वापस भूख लग गई। लेकिन यदि कुछ रसायनों के कारण, जैसे आप चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हो तो जो कैफीन रसायन होता है वो क्या करेगा, इस जठर ग्रंथि को निष्क्रिय कर देगा। वो जब इस ग्रंथि को निष्क्रिय कर देगा तो जठर ग्रंथि है वो कम मात्रा में जठर रस का निर्माण कर पाएगी और कम जठर रस आने से भोजन भी है वो पाचन के लिए तैयार नहीं होगा। तो भोजन इस आमाशय के अंदर ही पड़ा रहता है और अंदर पड़ा रहने से आपको पेट है वो भरा भरा महसूस होता है, वापस भूख नहीं लगती है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सब पॉइंट है आपके आमाशय के बारे में। एक पॉइंट और ध्यान रखना, आमाशय में जो भोजन है जिसके साथ ये जठर रस मिला हुआ है उसको बोला जाता है काइम। तो ध्यान रखना काइम किसे कहेंगे, आमाशय में उपस्थित भोजन है वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। आमाशय में उपस्थित भोजन है वो काइम कहलाता है। तो पहले आप इस डायग्राम को नोट कीजिए और फिर नेक्स्ट पॉइंट नोट करना है।
तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके नेक्स्ट पेज, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हमने आमाशय के बारे में देखा। अब हम देखते हैं आहार नाल का अगला भाग, छोटी आंत और बड़ी आंत। आमाशय के बाद जो कुंडलित भाग स्टार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? छोटी आंत। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है ये है जो येलो कलर में, ये है बड़ी आंत। और जो ब्लैक कलर वाला भाग है वो है छोटी आंत। देखिए जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई होती है 6 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। फिर भी इसको बड़ी आंत और इसको छोटी आंत क्यों बोला गया है? क्योंकि जो मोटाई होती है वो बड़ी आंत की ज़्यादा होती है और मोटाई है वो छोटी आंत की कम होती है। तो इनका ये जो नाम है वो लंबाई के आधार पर नहीं बल्कि मोटाई के आधार पर दिया गया है। जो छोटी आंत है उसकी मोटाई कम होती है इसलिए इसको बोल दिया छोटी आंत, और बड़ी आंत की मोटाई ज़्यादा होती है इसलिए इसको बोल दिया बड़ी आंत। ठीक है। अब ये जो छोटी आंत है ये बहुत लंबी होती है, 6 मीटर होती है। तो इसको क्या किया जाता है? फोल्ड करके शरीर के अंदर रखा जाता है। अगर आप इसको लंबा करके रखोगे तो ये शरीर में नहीं आ सकती, इसलिए इसको रस्सी की तरह फोल्ड करके बड़ी आंत के बीच में रखा जाता है। और बड़ी आंत होती है वो इसके चारों ओर लिपटी रहती है। ठीक है, देखिए मैं डायग्राम में बता रही हूँ आपको। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसके अंदर ये जो पिंक कलर के अंदर है बीच में दिखाई दे रही है आपको, ये आपके क्या है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो आपको साइड में येलो कलर में बड़ी संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है? वो है बड़ी आंत। ठीक है, तो इस प्रकार दिखाई देती है, बीच में छोटी आंत और ऊपर इसके साइड में चारों ओर लिपटी हुई क्या पाई जाती है? बड़ी आंत पाई जाती है। अब हम देखते हैं इनके पॉइंट की छोटी आंत है वो क्या काम करती है और बड़ी आंत क्या काम करती है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और भोजन का जो हम पाचन तंत्र क्यों पढ़ रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जो भोजन का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है वो किन किन अंगों के द्वारा होता है, किस प्रक्रम द्वारा होता है। तो जो भोजन का पाचन और अवशोषण है वो मुख्य रूप से किस भाग के द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा ही होता है। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। भोजन का पाचन व अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, छोटी आंत की जो आंतरिक दीवार है वो भी 4 परतों से बनी होती है। मैंने बताया था आपको जो पूरी आहार नाल की दीवार है वो 4 परतों से बनी होती है। सबसे अंदर वाली म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, पेशी स्तर और सिरोसा। तो छोटी आंत में भी वो 4 स्तर होंगे, लेकिन छोटी आंत के जो आंतरिक 2 स्तर होते हैं म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, वो फोल्ड होकर कुछ अंगुली के जैसी संरचनाएं बना लेंगे और उन संरचनाओं को बोला जाता है माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर बोला जाता है। और उनके ऊपर कुछ रोम के जैसी संरचनाएं पाई जाती है, इनको रसांकुर भी बोला जाता है। ये जो एरिया है वो इस प्रकार का हो गया है। इससे आप देखोगे कि एक तो बिल्कुल ऐसा सीधा ये भाग होता है, एक इस प्रकार का हो गया।
तो ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होता है, ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल इस फोल्ड वाली संरचना का होता है। तो आपको पता है छोटी आंत में ही मुख्य रूप से पाचन और अवशोषण करना है, और ज्यादा अवशोषण कब होगा, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा। तो इस प्रकार की संरचना होने से छोटी आंत का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है और उसी के अंदर पाचन और अवशोषण होता है। तो छोटी आंत के ये पॉइंट आप नोट कीजिए, बाकी जो छोटी आंत बड़ी आंत के पॉइंट है और पाचक ग्रंथि है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।